हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ हेरिडिटी एवोल्यूशन चैप्टर का। ये है लेक्चर नंबर 5 ऑफ हेरिडिटी एवोल्यूशन चैप्टर, जो कि आपका क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है पार्ट साइंस 2 का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डार्विन्स थ्योरी, लेमार्किज्म एंड स्पेसिएशन। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन थ्योरी। जिन बच्चों ने इवोल्यूशन थ्योरी और एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन को पढ़ा नहीं है, तो बच्चों पहले उसको पढ़ो, फिर उसके बाद में डार्विन्स थ्योरी आ जाओ और फिर आ जाओ लेमार्किज्म के ऊपर और फिर पढ़ लो स्पेसिएशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि डार्विन थ्योरी और लेमार्किज्म जो है वो पार्ट है किसका, इवोल्यूशन थ्योरी का। ठीक है, अब पढ़ते हैं डार्विन थ्योरी। इसको पढ़ते हैं बच्चों, डार्विन थ्योरी को। इसको पढ़ेंगे हम अभी, डार्विन थ्योरी को पढ़ेंगे, डार्विन थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये डार्विन थ्योरी है, इसको हम दो और नामों से जानते हैं। पहला है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन and second one is theory of evolution. Second one is theory of evolution. ये दो नाम है जिसको हम कहते हैं डार्विन थ्योरी, इवोल्यूशन। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो हम जानते हैं कि डार्विन थ्योरी को बोलते हैं, बट जो आप कह रहे हो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये कहां लिखा है कि डार्विन थ्योरी को बोलते हैं? तो बच्चों, अगर तुम अपने बुक को अच्छी तरीके से डीपली एनालिसिस करोगे या फिर डीपली अच्छी तरीके से पढ़ोगे, तब तुम्हें क्या मिलेगा, चार्ल्स डार्विन का क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन पार्ट मिलेगा, जहां पर लिखा है कि हम स्टडी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी बोलते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं डार्विन थ्योरी को मैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कह सकता हूं। अब ये जो थ्योरी थी, ये किसने दी थी? गिवन बाय चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने हमें ये थ्योरी दी थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो चार्ल्स डार्विन था, इसने कहां दी थी ये थ्योरी? ये दी थी अपनी बुक, इन हिज बुक, अपनी बुक। उसका नाम क्या था उस बुक का? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की जो बुक थी, उस बुक में क्या किया था? चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, जिसको हम कहते हैं डार्विन थ्योरी। उसने अपनी बुक में इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी, डार्विन थ्योरी, उस थ्योरी में क्या है, किस तरीके से है, क्यों है, ये सब हम जानेंगे अब इस पार्ट में। ठीक है, इस साइड में हम जानेंगे, जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हमसे क्या कहना चाहती है, किस टॉपिक पर बेस्ड है, ये सब हम जानने रहे हैं। तो देखो, जो डार्विन है वो कहता है, ही सेज, वो क्या कहता है बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व ग्रेजुअली, धीरे धीरे इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, हजारों सालों से धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, थाउजेंड ऑफ इयर्स फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। यानी कि डार्विन क्या कहता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो धीरे धीरे हजारों सालों से एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हो रहे हैं। और फिर वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस, इस स्टेटमेंट के बेसिस पर वो कहता है द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि डार्विन जो है वो कहता है जो इवोल्यूशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नेचुरल सिलेक्शन। यानी इवोल्यूशन होने का जो मेन फैक्टर है वो है नेचुरल सिलेक्शन है। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हूं, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचुरल सिलेक्शन, इसी के ऊपर बेस्ड है हमारी क्या, डार्विन की थ्योरी। डार्विन अपनी थ्योरी में इस पॉइंट को प्रूव करना चाहते थे कि जो मेन फैक्टर है इवोल्यूशन का, तो इवोल्यूशन होने का जो मेन फैक्टर है वो है नेचुरल सिलेक्शन। इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए वो अपनी थ्योरी देते हैं, डार्विन्स थ्योरी, जिसको हम
क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। इसी वजह से हम डार्विन थ्योरी को क्या कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं, वो है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको प्रूव करने के लिए, यानी कि ये जो पॉइंट है उसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, which means only those organism can survive which show useful modification to bestly fit in environment and reproduce and past their advantageous traits to their offspring। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन, इसका मतलब क्या है, सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जो यूजफुल मॉडिफिकेशन शो करेंगे एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से घुलने मिलने के लिए। फिर जो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में मॉडिफिकेशन लाने के बाद में अच्छे से घुल मिल जाएंगे, वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने जो एडवांटेजियस कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि एडवांटेजियस ट्रेट्स है, वो अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या करेंगे, अपने ट्रेट जो है वो पास कर देंगे। अब इसको एक एग्जांपल समझो जिसकी मदद से तुम ये जो मैंने लिखा हो उसको अच्छे से समझ पाओ। अब लेते हैं एग्जांपल मुंबई का। मुंबई जो है हमारे इंडिया का जो है सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया है, यानी कि सबसे पॉल्यूटेड एरिया है, ठीक है, जहां पर एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन दोनों ही है अच्छी खासा मात्रा में, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है और वो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा चलाती है मोटरसाइकिल, यानी कि गाड़ी घोड़ा चलाती है। अब वो गाड़ी घोड़े के कारण क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर क्या हुआ है, पॉल्यूशन फैल गया है। तो अब वहां पर जो पेरेंट्स रहते हैं, उन्होंने वो पॉल्यूशन के अंदर सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस ला ली है जिसकी वजह से वो उस पॉल्यूटेड एरिया के अंदर भी अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाते हैं और उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होती। अब जब वो एक नया बच्चा पैदा करते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, तब उनका जो नया बच्चा होता है वो भी इजीली क्या करता है, उस इन्वायरमेंट में अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाता है। बट अब समझने वाली बात ये है कि ये जो बच्चा है नया आया है, उसने तो कोई मॉडिफिकेशन अपने अंदर क्या की है, बनाई नहीं है, अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन लाई नहीं है, तो वो कैसे इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पा रहा है, क्योंकि जो उसके माता पिता ने अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाई थी, उन्होंने क्या किया, अपने अंदर की जो मॉडिफिकेशन है वो अपने बच्चे के अंदर क्या कर ली, पास कर दी, यानी कि ट्रांसफर कर दी, जिसकी वजह से उनका जो बच्चा है वो इजीली सरवाइव कर पाता है। अब जो नागपुर का एक लड़का है, कोई भी लड़का ले लो या फिर कोई भी ऐसा इंसान ले लो जो नागपुर में रहता है, वो क्या है, नागपुर लेस पॉल्यूटेड है एज कंपेयर टू मुंबई। अगर वो नागपुर का लड़का जाता है कहां पर, मुंबई में, तो वो क्या होगा, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। विद इन ए मंथ उसकी तबीयत खराब होने लगेगी, और जिसके कारण उसे लंग डिजीज भी हो सकती है या फिर कोई डिजीज ऐसी हो सकती है जिसके कारण वो निपट जाए, मे बी वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं ले पाए, इसके कारण भी वो निपट सकता है, ठीक है। तो अब बात समझने में ये आती है कि अगर कोई नागपुर का बंदा मुंबई में जाता है तो वो सिर्फ वहां पर 1 से 2 दिन इसीलिए रुकता है क्योंकि उसका जो इन्वायरमेंट है, यानी कि मुंबई का जो इन्वायरमेंट है उसे अच्छे से सूट नहीं होता। फिर वो क्या करता है, वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधता है और आ जाता है अपने घर, कहाँ, नागपुर में। इतनी बात समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं इसके ऊपर जो ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो पॉइंट्स दिए थे डार्विन ने अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए। टू प्रूव दिस स्टेटमेंट डार्विन गिव्स 4 स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए डार्विन ने और 4 स्टेटमेंट दी। अब वो 4 स्टेटमेंट क्या थी, अब हम जानते हैं ये साइड में।
तो सबसे पहले क्या काम करो, तुम इसको अच्छे तरीके से लिख लो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैं कुछ बच्चों को थैंक यू करना चाहता हूँ, जैसे कि कार्तिक नाम का एक स्टूडेंट है जिसने मुझे कमेंट किया, सर आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डल है, वैसे तो आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है। और एक बच्चा था जिसने नीट करके कुछ लिखा था और उसका नाम उसने अच्छे तरीके से नहीं लिखा था, बट थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने मुझे क्या किया, सपोर्ट किया तो, और बताया मुझे कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डल है। तो आज तुम देख पाए होगे जो तुम्हारा बोर्ड है वो तुम्हें अच्छे तरीके से विजिबल हो रहा होगा, और वॉइस क्वालिटी तो हमारी पहले से ही अच्छी थी। ठीक है, जितना हो सका मैंने अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश की है, तो इसको अच्छी तरीके से लिख लो। फिर हम बढ़ते हैं 4 पॉइंट्स के ऊपर जो हमें डार्विन ने दी थी इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, लिख लो फट से। तो बच्चों अब हम जानते हैं डार्विन ने अपने जो 4 पॉइंट्स दिए थे अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए, वो कौन थे। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम यहां लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे नाउ वी सी, हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, टू प्रूव हिज थ्योरी डार्विन गिव 4 स्टेटमेंट, उसने 4 स्टेटमेंट्स दी। ठीक है, अगर तुम्हें कोई पूछता है डार्विन ने अपने थ्योरी में कितने स्टेटमेंट दी, तो तुम लिख सकते हो भाई डार्विन ने अपने थ्योरी को प्रूव करने के लिए 4 स्टेटमेंट दी, जिसमें से पहली स्टेटमेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म reproduce prolifically, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी जो संतान है वो रिप्रोड्यूस करेंगे ढेर सारे अमाउंट में। यानी कि अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं तो डार्विन क्या कहता है, मैं अपने ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने पहला पॉइंट कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे ढेर सारे अमाउंट में अपने बच्चे पैदा करेंगे। फिर सेकंड पॉइंट वो कहते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म compete with each other in life threatening manner, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे, कंपीट करेंगे अपनी लाइफ को बचाने के लिए। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी ना किसी सिचुएशन से फाइट करेंगे, क्या कंपीट करेंगे लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में, यानी कि अपने जान बचाने के लिए वो क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। अब वो कंपटीशन कैसा होगा, कंपटीशन कैसा होगा, पहला तो हो सकता है वो फूड का, खाने के लिए कर सकते हैं, दूसरा शेल्टर के लिए, रहने के लिए, एंड थर्ड वन इज मेटिंग, यानी कि मेटिंग का मतलब बच्चे पैदा करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी वो क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे। फूड के लिए तो समझ में आता है, खाने पीने के लिए हम अपने भाई बहन से झगड़ा करते हैं क्योंकि हमें जिंदा रहना है। हम अगर ज्यादा से ज्यादा खाना खाएंगे तो हम हमारे शरीर को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और हम ज्यादा देर तक जिंदा रह पाएंगे। इसलिए हम अपनी बहन को या फिर भाई को कूट देते हैं अगर हमें कोई मैगी खिला दे। अगर हमें मैगी खानी होती है, अगर हमारे घर में मम्मी मैगी बनाती है तो हम अपनी बहन के साथ में झगड़ा करते हैं, मुझे ज्यादा चाहिए। उसके बाल पकड़ लेते, उसके बाल नोचते हैं, कहते हैं दीदी मुझे ज्यादा मैगी चाहिए, मुझे ज्यादा मैगी दो। इसीलिए हम क्या करते हैं, फूड के लिए क्या करते हैं बच्चों, कंपटीशन करते हैं। फिर अब बात आती है शेल्टर के लिए। अब देखो हमारे अर्थ पर लिमिटेड एरिया है, यानी कि लिमिटेड अर्थ क्रस्ट है, बाकी सब तो ओशियन से बना हुआ है, बट हमारे अर्थ पर कुछ ही अमाउंट में लैंड प्रेजेंट है जिसके ऊपर बहुत सारे जितने भी मिलियंस ऑफ क्या है पीपल प्रेजेंट है। अब हर इंसान अपना घर बनाने के लिए चाहे तो उसी जगह मिलेगी क्या, नहीं। इसलिए लोग क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं, और अगर कोई उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है तो क्या करते हैं, झगड़ते हैं कि भाई ये मेरी जमीन है, यहाँ से हट जा नहीं तो तुझे निपटा दूंगा, यही बोलते हैं। तो शेल्टर के लिए भी क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं, यानी कि कंपटीशन लड़ते हैं। फिर बात करते हैं मेटिंग के लिए। अब मेटिंग से मतलब ये है, अब कोई भी स्त्री यानी कि कोई भी
फीमेल उसी इंसान को क्या करती है, चूज करती है जिसका ऑरा पॉजिटिव हो और वो स्ट्रांग हो, जिसकी वजह से उसके जो बच्चे हो, उस औरत के जो बच्चे हो वो क्या हो, स्ट्रांग पैदा हो। तो इसीलिए भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं और मेंटेन के लिए भी फाइट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई बच्चों? तो इस पॉइंट की मदद से मैं क्या कह सकता हूं, दिस कंपटीशन क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन में, इन दिस कंपटीशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म can survive, only those organisms survive which show useful modification to win the competition। यानी कि इस कंपटीशन में वही इंसान जिंदा रहेगा या फिर वही इंसान जिंदा होगा जो अपने अंदर यूजफुल मॉडिफिकेशन लाएगा, और इसी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि नेचर उन्हीं को सिलेक्ट करेगा फूड, शेल्टर और मेटिंग में, यानी कि नेचर उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, उन्हीं लोगों को विन कराना चाहता है जो अपने अंदर यूजफुल मॉडिफिकेशंस लाते हैं कंपटीशन को विन करने के लिए। अब इसको तुम एग्जांपल समझ लो, अगर तुम कोई चैप्टर, मतलब तुम एक स्टूडेंट हो, अगर तुम अपने अंदर चेंज नहीं लाते हो, तुम अपनी कैपेसिटी 1 2 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की नहीं लाते हो, अपने अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन नहीं लाते हो कि जिससे कि तुम्हारे अंदर जो कंसंट्रेशन लेवल है वो 10 घंटे या फिर 12 घंटे तक नहीं जाता है, तो तुम कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो इसके ऊपर बेस्ड है, चूंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर यूजफुल मॉडिफिकेशन लाता है तो वो कंपटीशन को विन कर जाता है। आई होप जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंच पा रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। समझ गया बच्चों क्या मैं कहना चाहता हूँ? और नहीं भी समझ में आया तो तुम अगर इन नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट जो मेरे नोट्स का कहने का तरीका है वो बिल्कुल ही सटीक और बहुत ही सही तरीके से है। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर 3 जो आता है वो है, क्या है, ओनली दोज ऑर्गेनिज्म कैन, only those organism win the competition which show useful modification to winning the competition। यानी कि अब जो मैंने तुम्हें पहली बात कही थी, सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, कंपटीशन को विन करेगा जो अपने अंदर यूजफुल मॉडिफिकेशन लाएगा। किसके लिए? कंपटीशन को विन करने के लिए वही ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। ओनली दोज ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव टू विन द कंपटीशन। क्या करेगा वो? सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर क्या करेगा, मॉडिफिकेशंस लाएगा। इतनी बात समझ आ गई? ये थर्ड पॉइंट में समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर जो कि हमारे डार्विन ने दिया। अब जो कंपटीशन, जो ऑर्गेनिज्म इस कंपटीशन में सर्वाइव करेगा, क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, वो क्या करेगा, अपने बहुत सारे बच्चे पैदा करेगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मॉडिफिकेशंस डेवलप किए हैं वो क्या करेगा, अपने के बच्चों के अंदर क्या करेगा, पास कर देगा। तो मैं क्या लिखता हूं, फोर्थ पॉइंट, दोज ऑर्गेनिज्म which win competition or survived in competition, they
रिप्रोड्यूस्ड, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस्ड, रिप्रोड्यूस की स्पेलिंग बताओ यार कमेंट में, पहले तो मुझे स्पेलिंग नहीं आती है। रिप्रोड्यूस एंड पास देयर यूजफुल मॉडिफिकेशन, यानी कि डार्विन कहना चाहते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने कंपटीशन विन करने के लिए अपने अंदर जो यूजफुल मॉडिफिकेशंस लाए हैं वो क्या होंगे, सर्वाइव कर जाएंगे, और फिर सर्वाइव करने के बाद में वो क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और अपने यूजफुल कैरेक्टर्स क्या करेंगे, अपने बच्चों के अंदर क्या करेंगे, पास कर देंगे, यानी कि पास देयर यूजफुल मॉडिफिकेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूं। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, जो स्टेटमेंट थी यहां पर, जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी, उसी स्टेटमेंट को डार्विन ने पॉइंट वाइज तोड़ के तुम्हें समझाने की कोशिश की है, राइट। यही बात कहना चाहता था ना, कि वो क्या कहना चाहता था डार्विन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कंपटीशन विन करने के लिए क्या करेंगे, अपने अंदर क्या करेंगे, कुछ यूजफुल मॉडिफिकेशन शो करेंगे, और फिर वो यूजफुल मॉडिफिकेशंस लाने के कारण वो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट के अंदर अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगे। फिर जब वो अच्छी तरीके से फिट हो गए उस इन्वायरमेंट में अच्छी तरीके से घुल मिल गए, तब वो क्या करते हैं, अपने बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अपने बच्चे पैदा करते हैं, और अपने अंदर जितने भी एडवांटेजेस ट्रेट्स है वो कहाँ पास कर देते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर पास कर देते हैं। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा था हमारा डार्विन अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए। इसी के चक्कर में उसने फालतू के क्या दे दिए, 4 पॉइंट दे दिए, जिससे कि तुम्हारा सिलेबस में कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन ऐड हो गई। तो अब वापस से समझ लो इन 4 पॉइंट्स को, वो क्या कहना था। सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सबसे ज्यादा क्या करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, अब बच्चे बहुत सारे पैदा हो गए, तो अब क्या होगा, उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा। किन किन चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा होगा, पहले तो खाने के लिए, फिर शेल्टर के लिए और मीटिंग के लिए। अब इसको तुम समझो अपने घर के एग्जांपल से। अगर तुम्हारे घर में सपोज 3 बच्चे हैं और तुम्हारे घर में बनी है मैगी, तो तुम्हारे घर में सबसे पहले किसके लिए लड़ाई होती है, किसको ज्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। तो इसके लिए हम किसके लिए झगड़ा करते हैं, खाने के लिए, खाने पीने के लिए बहुत झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कम्पीट करेंगे खाने पीने के लिए। फिर शेल्टर के लिए, हम रूम के लिए भी झगड़ा करते हैं कि मुझे घर में रूम चाहिए तो चाहिए, मुझे अपना पर्सनल स्पेस चाहिए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने पर्सनल स्पेस के लिए वो झगड़ा करता है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में। अगर मेरी बहन है और मैं हूँ, अगर मेरी बहन है और मैं हूँ, और अगर मेरी बहन क्या है, मुझसे बड़ी है और समझदार है, तो मेरे घर वाले क्या करेंगे, उसको उसका पर्सनल रूम दे देंगे। और अगर मैं बिगड़ा हुआ हूँ तो मुझे पर्सनल रूम नहीं देंगे, वो अपने साथ सुलाएंगे, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ और मैंने अपने अंदर मैच्योरिटी डेवलप नहीं की हुई है। इसलिए वो क्या करते हैं, मेरी बहन को क्या कर देते हैं, एक पर्सनल स्पेस दे देते हैं, और उस कंपटीशन में मेरी बहन जीत जाती है। अब बात आती है मीटिंग की। मीटिंग में इसको इस एग्जांपल समझो, कोई भी लड़की तुम्हें तभी पसंद करेगी जब तुम सक्सेसफुल होगे, तुम स्ट्रांग होगे, राइट। और अगर कोई भोंदू बच्चा है जो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, जो सक्सेसफुल नहीं है, जो स्ट्रांग नहीं है, तो उसे कोई भी लड़की अच्छे से पसंद नहीं करती है, कोई भी लड़की पसंद नहीं करती है, तो उसके लिए भी झगड़े होते हैं। अब इस कंपटीशन में वही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, जीत पाता है जो अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाता है। यानी कि अगर कोई डल लड़का, अगली लड़का है, वो अपने आप को बेटर बनाता है, दिन ब दिन जिम जाता है, अपने ऊपर लिपापोती करता है, यानी कि कॉस्मेटिक्स का यूज करता है, अपने आप को सुंदर बनाता है, तब क्या करता है, वो अपने आप को मॉडिफाई करता है और दूसरी लड़की के साथ में चक्कर फंसाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसको लड़कियां भी पसंद करती हैं। इतनी बात समझ आ गई? तो ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट उसी के ऊपर बेस्ड है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही क्या करेंगे, कंपटीशन विन करके जो अपने आप को मॉडिफाई करके अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। इसलिए लोग कहते हैं फोकस ऑन करियर बिकॉज जॉब इज टेम्पररी एंड करियर इज परमानेंट। यानी कि अपने करियर को अचीव करने के लिए क्या करो, अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाओ, अपने आप को डे बाय डे अपग्रेड करो। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है, जो ऑर्गेनिजम्स क्या हुए, कंपटीशन में विन हो गए हैं या फिर कंपटीशन में सरवाइव कर चुके हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और क्या करेंगे, अपने जो यूजफुल मॉडिफिकेशंस है अपने
नेक्स्ट जनरेशन में सर्वाइव मतलब पहुंचा देंगे। अब फॉर एग्जांपल ले लो, कोई लड़का जो है वो बहुत सुंदर है, उसकी मम्मी भी बहुत सुंदर है, ठीक है, कोई लड़का बहुत सुंदर है और उसकी मम्मी भी बहुत सुंदर है, तो उसके दोनों के माता पिता क्या है, बहुत सुंदर है, और फिर जब उनकी संतान होती है, उनका जो बच्चा होता है, वो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में वो भी सुंदर निकलता है। तो वो किसकी वजह से हुआ, क्योंकि उनके जो अच्छे अच्छे गुण थे वो किसके अंदर आ गए, नेक्स्ट जनरेशन में आ गए। इतनी बात समझ आ गई। अब ये था अलग एग्जांपल, अगर तुम्हें उससे समझ में ना आया हो तो इसके पहले जो एग्जांपल दिया था मुंबई वाला या फिर घरेलू झगड़े वाला, तो वहां से भी तुम समझ सकते हो। अब ये थ्योरी जो थी वो तो बहुत वाइडली एक्सेप्ट हुई, यानी कि दिस थ्योरी was widely accepted for long time, यानी कि बहुत समय तक तो ये थ्योरी जो थी वो एक्सेप्टेड रही, यानी कि ये थ्योरी जो थी वो बहुत समय तक चली। फिर कुछ धूर्त लोग आ गए, कुछ कमीने लोग आ गए, उन्होंने क्या किया, इस थ्योरी के ऊपर ऑब्जेक्शंस उठाए। फिर some peoples raised objection against this theory, यानी कि इस थ्योरी के ऊपर उन्होंने क्या की, ऑब्जेक्शन रेज किए, क्योंकि उनको डार्विन की थ्योरी हजम नहीं। कोई भी तुम्हारे ऊपर क्वेश्चन या फिर तुम्हारे ऊपर ऑब्जेक्शन तभी रेज करता है जब तुम्हारी खुद से उसे हजम नहीं होती। अगर कोई लड़की तुमसे प्यार करती है तो दूसरा लड़का भी क्या करता है, तुम्हें उससे दूर करने की कोशिश करता है। वो लड़की के मन में उस लड़की के कानाफूकी करता है, उस लड़की को बोलता है इस लड़की के साथ मत रहे, ये लड़का खराब है, ये लड़का ऐसा है, दारू पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा फूकता है। बच्चों तुम ये सब तो नहीं करते हो ना, नहीं तो तुम्हारा दोस्त क्या करेगा, तुम्हारी बंदी के साथ में सेटिंग तोड़वाने की कोशिश करेगा। अब मुझे पता है मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में जा रहा हूँ, बट बच्चों तुम इसी तरीके से समझ सकते हो, इसलिए मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या ऑब्जेक्शन रेज किए इसके ऊपर, डार्विन थ्योरी के ऊपर। अब वो कौन से ऑब्जेक्शन थे? पहला ऑब्जेक्शन था द नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट only factor responsible for evolution, यानी कि जो डार्विन का जो मेन पॉइंट था कि जो मेन पॉइंट था इवोल्यूशन जो हुआ है, वो इवोल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मेन फैक्टर है वो नेचुरल सिलेक्शन है, उसी को उन्होंने गलत बोल दिया। क्योंकि ये बात सच भी है, कई हद तक सच भी है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो सिर्फ अकेला ही फैक्टर नहीं है रिस्पॉन्सिबल इवोल्यूशन के लिए, यानी कि इवोल्यूशन होने के लिए सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन नहीं होता। ये था हमारा पहला ऑब्जेक्शन। देन सेकंड ऑब्जेक्शन इज द डार्विन did not mention in his theory which are useful and useless modification, यानी कि जो हम कंपटीशन की बात कर रहे थे, डार्विन जो कंपटीशन में विन होने की बात कर रहे थे, उस कंपटीशन विन करने के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से मॉडिफिकेशंस यूजफुल होंगे और कौन से मॉडिफिकेशंस यूजलेस होंगे, उनके बारे में डार्विन ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड ऑब्जेक्शन आ जाता है डार्विन किस तरह बताया पहले तो डार्विन ने लिखा हूं यार, मैं फिर से देखो, डार्विन डिड नॉट mention about slow and
स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस, यानी कि डार्विन जो था उसने अपनी थ्योरी में कौन कैरेक्टर जो है वो स्लो और एब्रप्ट चेंज हो गए उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। यानी कि ध्यान सुनना, डार्विन जो है उन्होंने अपने थ्योरी के अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक जल्दी चेंज होंगे और कौन से कैरेक्टरिस्टिक स्लोली चेंज होंगे वो एक्सप्लेन नहीं किया था अपने थ्योरी के अंदर। अब यहाँ पर एब्रप्ट का मतलब तुम्हें नहीं पता होगा तो यहाँ लिख लो एब्रप्ट ये स्पेलिंग होगी ना एब्रप्ट की, यस नहीं एब्रप्ट ये एब्रप्ट चेंज का मतलब है यहाँ पर फास्ट चेंज। यानी कि अब जो लोगों ने क्वेश्चन उठाए थे उसको ध्यान से सुनना। पहला जो उनका ऑब्जेक्शन का यानी जो उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन क्या रेज किया था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वही सिर्फ फैक्टर रिस्पांसिबल नहीं है इवोल्यूशन के लिए, यानी कि इवोल्यूशन होने के लिए सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही मेन फैक्टर नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट क्या दिया, दूसरा ऑब्जेक्शन क्या रेज किया लोगों ने कि डार्विन ने जो अपनी थ्योरी दी है उसमें यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में, यानी कि कंपटीशन को विन करने के लिए कौन से यूजफुल मॉडिफिकेशंस चाहिए और कौन से यूजफुल मॉडिफिकेशन मतलब यूजलेस मॉडिफिकेशंस नहीं चाहिए, यूजलेस मॉडिफिकेशंस कौन से चाहिए और कौन से यूजलेस मॉडिफिकेशन होंगे जो इस कंपटीशन में विन करने के लिए हमें उनकी जरूरत नहीं होगी, उनके बारे में कोई भी मेंशन नहीं किया। फिर डार्विन ने अपने थ्योरी में कौन से स्लो चेंजेस होंगे और कौन से जल्दी चेंजेस होंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसके बारे में भी क्या नहीं किया, एक्सप्लेन नहीं किया, डिड नॉट एक्सप्लेन अबाउट स्लो एंड एब्रप्ट चेंज। बस यही 3 ऑब्जेक्शंस थे जो आपके डार्विन थ्योरी के ऊपर क्या हुए थे, रेज्ड हुए थे। अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं। जो मैंने तुम्हें पहले 4 पॉइंट्स बताए, तुम इसको अगर अपने बुक में लिखो मतलब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, डिटेल में एक्सप्लेन करो डार्विन थ्योरी को, तो तुम ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। फिर अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन में पूछता है कि डार्विन थ्योरी के ऊपर कौन से ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे तो तुम ये लिखोगे, ये 3 ऑब्जेक्शंस लिखोगे। अब तुम्हें इनको लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज याद करना होगा, क्योंकि तुम्हें ये भी पूछ सकता है जो पहला ऑब्जेक्शन रेज हुआ था डार्विन थ्योरी के ऊपर वो कौन सा है, सेकंड ऑब्जेक्शन कौन सा है एंड थर्ड ऑब्जेक्शन कौन सा है। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये थी तुम्हारी डार्विन थ्योरी, इसको हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचा हो। अब हम बढ़ते हैं लेमार्किज्म के ऊपर, ठीक है। इसके लिए आप सबसे पहले इसको लिख लो। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं लेमार्किज्म को, यानी कि थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म को। तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म, ठीक है। थ्योरी ऑफ लेमार्किज्म को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ लेमार्क स्पेलिंग बताओ यार, मुझे स्पेलिंग्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पता है क्या। लेमार्किज्म इज बेस्ड ऑन, ये 2 चीजों पर बेस्ड है। पहला है हमारा यूज और disuse of organ and second one is transfer of acquired characters। इन 2 चीजों पर हमारी जो लेमार्किज्म की थ्योरी है वो बेस्ड है। पहला जो है उसके ऊपर, पहला किस पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, पहला है हमारा यूज और डिसयूज के ऊपर, डिसयूज ऑफ ऑर्गन, और दूसरा है ट्रांसफर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के ऊपर हमारी जो लेमार्किज्म थ्योरी है वो बेस्ड है। अब ये थ्योरी थी वो किसने दी थी, थ्योरी गिवन बाय, ये हमें थ्योरी दी थी जीन बैप्टिस्टे लेमार्क ने,
लेमार्क ने दी थी। किसने दी थी? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क नाम के साइंटिस्ट ने हमें लेमार्किज्म थ्योरी दी थी, जो कि बेस्ड थी यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन के ऊपर, और दूसरा किसके ऊपर बेस्ड थी? ट्रांसफर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर, किसके ऊपर थी? बेस्ड थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो तुम समझ लो कि तुम्हारा लेवल कितना गिरा हुआ हो सकता है। तो तुम बच्चों डिमोटिवेट मत हो, तुम अपने लेवल को बढ़ाओ, धीरे धीरे करके एक स्टेप बाय स्टेप क्या करो, अपने इंप्रूवमेंट करो, अपने अंदर अपग्रेडेशन लाओ। क्योंकि डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग कंपटीशन वही विन करता है जो अपने अंदर धीरे धीरे करके क्या लाता है? चेंजेस लाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब ये जो लेमार्क की थ्योरी थी, ये जो लेमार्किज्म की थ्योरी थी, तो इसको जो हमारे लेमार्क है वो क्या कहते हैं? इसे इज मॉर्फोलॉजिकल चेंज that occur in living organism the morphological change that occur in living organism are responsible for evolution। ये जो चेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के। ये रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, यानी कि इवोल्यूशन होने के लिए मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। ये कहना चाहते थे। मुझे लगता है मैंने इसको कॉम्प्लिकेट करके, अब ध्यान से समझना क्या कहना चाहता हूँ। ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो किसके अंदर आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और यही चेंज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आया है वो रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। ये हमारे लेमार्क साहब कहना चाहते थे। इतनी बात समझ आ गई। अब ये चेंज किसकी वजह से आता है? दैट चेंज occur due to use or disuse of organ। यानी कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर वो किसकी वजह से आता है? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन की वजह से ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए। अब इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जो कि है हमारा नेक ऑफ जिराफ का। जो नेक ऑफ जिराफ है उसका एग्जांपल लेते हैं हम इस स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो देखो यहां पर मैं बनाता हूं जिराफ को, ऐसे बनाएंगे जिराफ को। ये हो गया उसका मुंडा, ठीक है, ये हो गई इसकी बॉडी। अब मेरे कोई ड्राइंग पर नहीं जाएगा क्योंकि मेरी ड्राइंग जो है वो बहुत खराब है। ये हो गई तुम्हारी जिराफ, ठीक है। जिराफ क्या करती है? लंबे पेड़ों से, यानी कि बड़े बड़े पेड़ों से क्या करती है? लीव्स को खाती है, ठीक है। फिर अगर जब उसे कोई बड़े पेड़ के ऊपर से, लंबे पेड़ के ऊपर से क्या करना है? लीव्स को खाना है, तो वो क्या करेगी? अपनी गर्दन जो है उसको एक्सटेंड करेगी, ठीक है। तो एक्सटेंड करने की वजह से उसकी जो नेक है, यानी कि जिराफ की जो नेक है वो क्या हो जाती है? इलोंगेट हो जाती है। और इसी के ऊपर से हमारा जो लेमार्क है इस पॉइंट को प्रूव करता है। क्या प्रूव करता है? कि टू जिराफ जो है टू ईट लीव्स फ्रॉम टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ों से लीव्स को खाने के लिए दे elongate their neck। वो क्या करता है? अपने नेक को इलोंगेट करता है। और क्या होता है? ड्यू टू रेगुलर यूज ऑफ नेक, ड्यू टू रेगुलर यूज ऑफ नेक become
नेक बिकम लॉन्ग, यानी कि उसकी जो नेक है वो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो जिराफ है वो लंबे पेड़ों के ऊपर से लीफ खाने के लिए क्या करता है, अपनी नेक को स्ट्रेच करता है, हर दिन स्ट्रेच करता है। अगर तुम्हें कोई कहता है अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को लटकाना शुरू कर देते हैं, हम क्या करते हैं, अपने आप लटकना शुरू कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। अगर हम हर दिन लटकते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेच होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, स्ट्रेच होती है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी का रेगुलर यूज करते हैं, अपनी बॉडी को रेगुलरली स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर चेंजेस आते हैं और हमारे वो चेंजेस हमारी जो बॉडी है उसको लंबा कर देते हैं। उसी तरीके से जिराफ जो है अपनी लीव्स को खाने के लिए अपनी नेक को टॉल प्लांट्स के लीव्स तक पहुंचाने के लिए क्या करती है, अपनी नेक को हर दिन इलॉन्गेट करती है, स्ट्रेच करती है और उसकी जो नेक है वो फाइनली क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। देख, अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो उसको ध्यान से समझो। अब ये जो जिराफ है, सबसे पहले क्या था, जिराफ की जो गर्दन थी, जिराफ की जो गर्दन थी वो पहले छोटी थी क्योंकि वो जमीन के ऊपर की घास खाता था। अब जमीन के ऊपर की घास तो खत्म हो गई, अब बच क्या गया, पेड़ के ऊपर का पत्ते, पेड़ के ऊपर के पत्ते बच गए। अब जिराफ क्या करता है, जमीन के ऊपर की घास तो खत्म हो गई, जिराफ क्या करता है, पेड़ के ऊपर की घास खाने के लिए अपनी नेक को क्या करता है, एक्सटेंड करता है। ठीक है, और ऐसा करते करते उसकी नेक क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाती है। तो ये जो लंबी होने का जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो आता है किसके अंदर, जिराफ के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसके इवोल्यूशन के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं रेगुलर यूज ऑफ नेक, यानी कि रेगुलरली हम नेक को स्ट्रेच करते हैं, तो रेगुलरली हम अपने नेक को स्ट्रेच करते हैं तो हमारे अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है, जिसकी वजह से हमारा इवोल्यूशन होता है। अब क्या होता है, अब एक जिराफ ने अपनी लॉन्ग नेक कर ली, अपनी नेक जो है वो लंबी कर ली। अब जब वो रिप्रोड्यूस करेगा, अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर वो क्या करेगा, अपनी जो लंबी नेक का कैरेक्टर है वो ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए हम कहते हैं जो इवोल्यूशन है उसके लिए फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म वो है मॉर्फोलॉजिकल चेंज, जो कि आता है ऑर्गन के यूज और डिसयूज के वजह से। इतनी बात समझ में आ गई? अब लेमार्किज्म का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेमार्किज्म का हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। आई होप आपको ये जो एग्जांपल है जिराफ वाला वो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया हो तो बच्चों एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स दिए हुए राइट, उसको एक बार पढ़ लो। अगर उसको तुम पढ़ लेते हो ना तो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ी सी मेरी एनर्जी है ना वो लो हो चुकी है क्योंकि मैं थोड़ा थक चुका हूँ। अब जो आखिरी एग्जांपल है उसको खत्म करते हैं और फिर इस लेक्चर को स्टॉप करेंगे, फिर हम अगले लेक्चर में स्पेशिएशन और इवोल्यूशन को साथ में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ना मैं थोड़ा थक चुका हूँ। ठीक है, तुम्हारा कंटेंट भी बनाना है बहुत सारा, नेक्स्ट लेक्चर की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, साथ में एक नई बुक भी बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ऑफलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थका हूँ। तो मेरी सिचुएशन को समझते हुए अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 2, जो कि है शोल्डर। शोल्डर किसके लिए बताऊँ, शोल्डर ऑफ ब्लैकस्मिथ, यानी कि जो लोहार होता है उसके शोल्डर की बात करते हैं। ये जो एग्जांपल है हमारे बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब जो शोल्डर होता है यानी कि ब्लैकस्मिथ जो होता है, ब्लैकस्मिथ जो होता है वो क्या करता है, लोहार जो होता है वो क्या करता है, डेली ब्लैकस्मिथ डेली हैमर कंटिन्यूअसली आयरन, यानी कि जो लोहार होता है वो डेली क्या करता है, कंटिन्यूअसली आयरन को हैमर करता है, लोहे को ठोकता है, लोहे को आकार देने के लिए वो रोज मेहनत करता है, रोज लोहे को ठोकता है और आकार देता है, जिसके कारण ड्यू टू कंटिन्यूअस हैमरिंग on iron their shoulder become
स्ट्रॉन्ग, जिसके कारण उसके जो शोल्डर है वो क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर जब जो वो लोहा है, व्हेन ब्लैक स्मिथ जो है वो रिप्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस न्यू वन, जब वो एक नए बच्चे को जन्म देता है तब उस न्यू बच्चे के अंदर भी उसका शोल्डर जो होता है वो फुल्ली डेवलप होता है, या फिर कह सकते हो स्ट्रांग होता है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, इसको मैं ऐसे कहता हूं, व्हेन ब्लैकस्मिथ रिप्रोड्यूस एंड give rise to their child, shoulder was already strong। यानी कि जब ब्लैकस्मिथ रिप्रोड्यूस करता है तो उसके बच्चे जब पैदा होता है तो बचपन से ही उसका जो शोल्डर है वो पहले से ही स्ट्रांग होता है। अब इसको तुम एक एग्जांपल समझो, जैसे कि कोई पेरेंट्स है, यानी कि जो जिस किसी के भी पापा शादी के पहले से क्या कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो उनके जेनेटिक्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। फिर जब उनका बच्चा भी जिम करता है तो और लोगों के कंपेयर में उसकी बॉडी जल्दी बनना स्टार्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर वो जेनेटिक्स है जो उसके पापा के अंदर है, इसलिए उसकी बॉडी भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है, अट्रैक्टिव दिखती है, क्योंकि उसके पापा ने बहुत पहले से वो जो जीन्स है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने अंदर स्टोर कर ली है। इसीलिए उसी के हिसाब से ये पॉइंट आता है कि जो ब्लैकस्मिथ है वो कंटिन्यू क्या करता है, हैमर को आयरन करता है, जिसके कारण कंटिन्यू समझने के कारण जो उसका शोल्डर है वो क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। और जब वो अपना बच्चा पैदा करता है तो उस बच्चे के अंदर भी पहले से ही उसका शोल्डर जो होता है वो स्ट्रांग होता है। अब ये जो एग्जांपल मैंने बताया वो था तुम्हारा एक्वायर्ड कैरेक्टर का ट्रांसफर होना। अब इसको मैं कैसे समझाता हूं, देखो द ब्लैकस्मिथ acquired characters are transferred into new one। यानी कि जो उसके एक्वायर्ड कैरेक्टर थे, इसके शोल्डर के स्ट्रांग होने के जो क्या थे, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थे, वो किसके अंदर पास हो गए, न्यू वन के अंदर, यानी कि न्यू जनरेशन के अंदर पास हो गए। इसको हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब ध्यान सुनना, कैरेक्टर, अब देखो बोर्ड पर जो लिखा हो मेरे हिसाब से ये तुम्हारे लिए समझने के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट अगर मैं तुम्हें इसे ओरली समझा दूं तो तुम्हें ये समझने के लिए बहुत इजी होगा। देखो अब ब्लैकस्मिथ क्या करता है, हर दिन क्या करता है, लोहे को ठोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका शोल्डर स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसके अंदर क्या होता है, शोल्डर स्ट्रांग किसकी वजह से होता है, उसके अंदर वैसे जेनेटिक्स डेवलप हो जाते हैं कि उसका स्ट्रांग जो है, स्ट्रांग शोल्डर जो है उसके जेनेटिक्स के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जीन क्या कंट्रोल करता है, जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है। अब उसके जीन के अंदर चेंज आते हैं क्योंकि वो हर दिन लोहा ठोकता है, उसका शोल्डर स्ट्रांग हो जाता है। फिर जब वो बच्चा पैदा करता है तो जो शोल्डर स्ट्रांगनेस के जो जीन है वो किसके अंदर आ जाते हैं, उसके बच्चे के अंदर आ जाते हैं। यानी कि जो उसने कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर किया है शोल्डर स्ट्रांग होने के, वो किसके अंदर पास हो जाते हैं, उसके बच्चे के अंदर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, स्पेसिफिक एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब ध्यान सुनना, जो हमारी लेमार्किज्म थ्योरी थी उसमें जो पहला पॉइंट था यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये तो प्रूफ हो गया, ये तो लोगों ने सच मान लिया, बट
उसको हमने वाइडली एक्सेप्ट कर लिया, उसको अच्छे से हमने एक्सेप्ट कर लिया, बट जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था वो क्या हो गया, फेल हो गया, जिसकी वजह से जो लेमार्किज्म की थ्योरी थी वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। समझी इतनी बात? तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी था लेमार्किज्म के ऊपर और डार्विन थ्योरी के ऊपर, मेरा देखने का जो नजरिया था वो आप तक पहुंच पाया हो। अब मेरे ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी मैंने नोट्स अभी लिखे हैं लेमार्किज्म के लिए, जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं वो कुछ हद तक इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है इन द सेंस इसमें टोटली इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसके लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, राइट। इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो अगर तुम्हें इसके परफेक्ट नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वहां से ही तुम काम करो। इन लेमार्किज्म और डार्विन थ्योरी के जितने भी नोट्स हैं उनको लिखो और उनको रिवाइज करो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर तुम्हारे लिए अच्छा साबित हुआ हो, क्योंकि आज की वीडियो क्वालिटी भी अच्छी है, वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें पढ़ेंगे स्पेसिएशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन को। तो आज के लेक्चर को यही स्टॉप करते हैं।